गाइस, मैं नरेश कुमार क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइस, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में, जिसके अंदर हम आज अपना लास्ट टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कंजर्वेशन इन द बैकग्राउंड ऑफ रैपिड डिक्लाइन इन वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन एंड फॉरेस्ट्री हैज़ बिकम एसेंशियल। आज के समय में जब बहुत तेजी से वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन में डिक्लाइन हो रहा है और फॉरेस्ट्री लगातार डिक्लाइन हो रही है, तो ऐसी स्थिति में कंजर्वेशन करना बहुत ज़्यादा एसेंशियल हो चुका है। बट वाई डू वी नीड टू कंजर्व आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ? तो ये हमसे कह रहे हैं कि हमें क्यों ज़रूरत है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को एयर एंड सॉइल। कंजर्वेशन जो है वो प्रिजर्व करता है हमारी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को और हमारे लाइफ सपोर्ट सिस्टम को, जिसमें हमारे वाटर, एयर और सॉइल आते हैं। इट ऑल्सो प्रिजर्व्स द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ स्पीसीज एंड ब्रीडिंग। जब हम बात करते हैं कंजर्वेशन की, तो कंजर्वेशन जो है वो प्रिजर्व करता है हमारी जेनेटिक डाइवर्सिटी को। जितने भी प्लांट्स या एनिमल्स हैं, उनकी जितनी भी जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो उसको प्रिजर्व करने का काम करता है, जिससे कि बेटर ग्रोथ हो सके उन स्पेसीज की, उनकी ब्रीडिंग बहुत अच्छी तरीके से हो सके। फॉर एग्जाम्पल, इन एग्रीकल्चर वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन ट्रेडिशनल क्रॉप वेराइटीज। एग्जाम्पल के लिए हमसे बता रहे हैं कि एग्रीकल्चर में आज भी हम लोग ट्रेडिशनल क्रॉप वेराइटीज के ऊपर डिपेंड करते हैं। फिशरीज टू आर हैवीली डिपेंडेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी। और जो फिशरीज हम करते हैं, जो मछली पालन किया जाता है, ठीक है, वो भी आज भी बहुत बड़ी मात्रा में डिपेंड करता है एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी के मेंटेनेंस के ऊपर। इन द 1960s एंड 1970s कंजर्वेशनिस्ट डिमांडेड अ नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम। 1970 के दशक में जितने भी कंजर्वेटिज्म थे, जितने भी पर्यावरणविद थे, जो कि पर्यावरण की संरक्षण चाह रहे थे, का संरक्षण चाह रहे थे, उनकी डिमांड थी कि एक नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम बनाया जाए। द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 1972 विद वेरियस प्रोविजंस फॉर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स। तो उसकी वजह से इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इम्प्लीमेंट एंड ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पेसीज वॉज ऑल्सो पब्लिश्ड। और उसके बाद पूरे भारत भर में, ठीक है, जो भी स्पेसीज की प्रोडक्शन की बात थी, उन स्पेसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लिस्ट बनाई गई और इसको बाद में पब्लिश भी कर दिया गया। द थ्रस्ट ऑफ द प्रोग्राम वॉज टुवर्ड्स प्रोटेक्टिंग द रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन एंडेंजर्ड स्पेसीज बाय बैनिंग हंटिंग। इस पूरे प्रोग्राम का जो मेन फोकस था वो था जो भी पॉपुलेशन बची है एंडेंजर्ड स्पीसीज की, उनको प्रोटेक्ट किया जाए और उनकी हंटिंग को बैन किया जाए। इसके साथ साथ गिविंग लीगल प्रोटेक्शन टू देयर हैबिटेट्स, उनके रहने के लिए जो जगह निश्चित की गई, निर्धारित की गई है, ठीक है, उसको लीगली प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया जाए। एंड रिस्ट्रिक्टिंग ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ, और जो जंगली जीवन का जितने भी जंगली जीवन है, वन्य जीवन जो है, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट किया जाए या उसके ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट किया जाए। ये सब चीज़ें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर जो है बताई गई थी। सब्सिक्वेंटली सेंट्रल एंड मैनी स्टेट गवर्नमेंट्स एस्टैब्लिश्ड नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अबाउट विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीज। और उसके बाद हुआ क्या, सेंट्रल और बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को अपने अपने यहाँ पर इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया, जिससे कि हम इन जो वाइल्ड लाइफ है, जो फॉरेस्ट्रीज हैं, उनको हम प्रोटेक्ट कर सकें। इनके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस्ड सेवरल प्रोजेक्ट्स फॉर प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक एनिमल्स विच वर ग्रेवली थ्रेटन्ड इंक्लूडिंग द टाइगर। ये कह रहे हैं हमें, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किए ऐसे सेवरल प्रोजेक्ट्स, ठीक है, जो कि किसी का प्रोडक्शन करने के लिए, और जो एक सींग वाला जो राइनोसोरस होता है, जिसको हम गेंडा बोलते हैं, ठीक है, तो उन्होंने बोला भी है वन हॉर्न राइनोसोरस। ऐसे ही द कश्मीर स्टैग और हैंगुल
3 टाइप्स ऑफ क्रोकोडाइल्स, फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल एंड घड़ियाल, द एशियाटिक लॉयन एंड अदर्स। इन सभी एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के पर्पज से सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम भी शुरू किए। मोस्ट रिसेंटली इंडियन एलिफेंट, ब्लैक बक, जिसको हम चिंकारा बोलते हैं, ये डियर है, ब्लैक बक चिंकारा, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोदावन एंड द स्नो लेओपार्ड एटसेट्रा हैव बीन गिवन फुल और पार्शियल लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट हंटिंग एंड ट्रेड थ्रू आउट इंडिया। इन सभी के ट्रेड और इनकी हंटिंग को पूरी तरह से बैन कर दिया है, जिससे कि इनको लीगली प्रोटेक्शन मिल सके। The conservation projects are now focusing on biodiversity rather than on a few of its components। जो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स थे उनका जो फोकस रहा वो अब बायोडाइवर्सिटी के ऊपर है, होने लगा, ना कि फ्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। कुछ कंपोनेंट्स की ही बात नहीं है, वो पूरी बायोडाइवर्सिटी के ऊपर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स का मेन फोकस होने लगा। देयर इज नाउ अ मोर इंटेंसिव सर्च फॉर डिफरेंट कंजर्वेशन मेजर्स। अब इस समय पर ऐसे बहुत सारे इंटेंसिव डिफरेंट कंजर्वेशन मेजर्स को ढूंढा जा रहा है, जिससे कि हम जो है अपनी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकें। इंक्रीजिंगली इवन इंसेक्ट्स आर बिगिनिंग टू फाइंड अ प्लेस इन कंजर्वेशन प्लानिंग। अब बहुत तेजी से हम देख भी रहे हैं कि जो इंसेक्ट्स हैं अब इनको भी जगह मिलने लगी है कंजर्वेशन प्लानिंग में। इन द नोटिफिकेशन अंडर वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1980 and 1986, several hundred butterflies, moths, beetles and one dragonfly have been added to the list of protected species। हुआ क्या, जो 1980 और 1986 का जो नोटिफिकेशन था वाइल्ड लाइफ एक्ट का, उसमें बहुत सारी वाइल्ड लाइफ, मॉथ्स, बीटल्स और वन ड्रैगन फ्लाई को इस लिस्ट में ऐड कर दिया, जिससे कि उनको प्रोडक्शन, इनकी स्पीसीज को प्रोडक्शन हम प्रोवाइड कर सके। इन 1991 फॉर द फर्स्ट टाइम प्लांट्स वर ऑल्सो एडेड टू द लिस्ट स्टार्टिंग विद 6 स्पीसीज। और 1991 में पहली बार प्लांट्स को भी जो है इसके अंदर इंक्लूड किया गया इस लिस्ट के अंदर, और इसमें 6 स्पीसीज को इसमें हमने अब देखिए आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, इसमें घड़ियाल ऑन द ब्रिंक। इसमें आप देख रहे हैं 1970 से कुछ कटिंग दे रखी है और आपके लिए पब्लिक करके दिखाया कि घड़ियालों को अब जो है समुद्र, नदी नालों के बिल्कुल किनारे पर बिल्कुल दिखाया गया है। और ये आप देख सकते हैं यमुना की पिक्चर है, बर्ड डेथ ब्लेम्ड ऑन डर्टी यमुना। आप देख रहे हैं ऐसे ही इसमें दिखा रखा है पूरी रिपोर्ट के बारे में। ठीक है, अब हम लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं। टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। टाइप्स कितने हैं और डिस्ट्रीब्यूशन कितने हैं, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के टाइप्स कितने हैं और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। Even if we want to conserve our vast forest and wildlife resources, it is rather difficult to manage, control and regulate them। अगर हम लोग चाहते हैं अपने इतने बड़े जो फॉरेस्ट है और जो वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं इनको कंजर्व करना, तो हमें इसी देखना पड़ेगा इसके अंदर कि इनको मैनेज करना, कंट्रोल करना और इनको रेगुलेट करना कितना डिफिकल्ट है। लेकिन इनके इतना सब होने के बावजूद हमें फिर भी इसको कंजर्व करने की आवश्यकता है। इन इंडिया much of its forest and wildlife resources are either owned and managed by the government through the forest department or other government departments। These are classified under the following categories। ये हमसे कह रहे हैं भारत के अंदर जो फॉरेस्ट है और जो वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं इनको ऑन्ड या मैनेज जो है गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है अपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या जो अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके थ्रू। ठीक है, इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया है, इनको जो कैटेगराइज किया है वो फॉलोइंग कैटेगरीज में किया है। फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन में बता रहे हैं। जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है हैज बीन डिक्लेयर्ड रिजर्व फॉरेस्ट। भारत में जितने भी फॉरेस्ट लैंड है उसका लगभग हाफ, ये कह सकते हैं हाफ से ज्यादा जो पार्ट है फॉरेस्ट लैंड का, उसको रिजर्व फॉरेस्ट में गवर्नमेंट ने डिक्लेयर करके अलग लिस्ट में रख दिया है। रिजर्व फॉरेस्ट आर रिगार्डेड एज द मोस्ट वैल्यूएबल एज फार एज द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर कंसर्न। रिजर्व फॉरेस्ट जो हैं इनको सबसे ज्यादा वैल्यूएबल माना गया।
ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के कंसर्न से। और रिजर्व फॉरेस्ट ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जिनमें जिनमें आम आदमी की एंट्री एक तरह से पूरी तरह से बैन होती है, जो कि पूरी तरह से संरक्षित होते हैं वाइल्ड लाइफ के लिए। दूसरे हमारे पास हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एज डिक्लेयर्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अनुसार जितना भी फॉरेस्ट एरिया है इंडिया के अंदर, उसका लगभग 1/3 फॉरेस्ट एरिया जो है वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया है। दिस फॉरेस्ट लैंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लेशन। इस फॉरेस्ट लैंड को आगे इसमें कोई और फर्दर डिप्लेशन ना हो, इसलिए इसको प्रोटेक्टेड किया गया है। ठीक है, थर्ड इसमें जो क्लासिफिकेशन है वो है अनक्लास्ड फॉरेस्ट। देखो, पहला हमारा जो था पहला रिजर्व फॉरेस्ट, सेकंड हमारा हुआ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, और थर्ड हमारे पास है अनक्लास्ड फॉरेस्ट। दीज आर अदर फॉरेस्ट एंड वेस्ट लैंड्स बिलोंगिंग टू द बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज। अनक्लास्ड फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट या वेस्टलैंड्स हैं जो कि गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज उन दोनों को ही बिलोंग करती हैं। रिजर्व एंड फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज परमानेंट प्रोटेक्टिव रीजन्स। ये कह रहे हैं रिजर्व और जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं इनको एक तरह से परमानेंट फॉरेस्ट स्टेट्स माना जाता है, जिनको मेंटेन किया जाता है प्रोड्यूसिंग टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। इसके साथ साथ बहुत सारे जो प्रोटेक्टिव रीजन्स हैं उनकी वजह से भी इनको परमानेंटली प्रोटेक्टेड कर दिया गया है। आगे हमसे बता रहे हैं मध्य प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट। मध्य प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा एरिया जो है वो परमानेंट फॉरेस्ट का देखने को मिलता है, लगभग 75% ऑफ इट्स टोटल फॉरेस्ट एरिया। मध्य प्रदेश का जितना भी फॉरेस्ट एरिया है उसका लगभग 75% फॉरेस्ट एरिया जो है परमानेंट फॉरेस्ट एरिया है मध्य प्रदेश का। जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र हैव लार्ज परसेंटेज ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इट्स टोटल फॉरेस्ट एरिया, whereas बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान हैव अ बल्क ऑफ इट्स अंडर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ये हमसे कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र, इनके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में लार्ज परसेंटेज जो है फॉरेस्ट का वो रिजर्व कर दिया गया है उनके टोटल फॉरेस्ट एरिया का। जबकि अगर बात करते हैं बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान की, तो वहाँ पर भी बहुत बल्क में हम लोगों को प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट देखने को मिल जाते हैं। ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात हैव अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ देयर फॉरेस्ट एज अनक्लास्ड फॉरेस्ट मैनेज्ड बाय लोकल कम्युनिटीज। उत्तरी पूर्वी भारत के जो अधिकतर राज्य हैं और जिनको मैनेज किया जाता है लोकल कम्युनिटीज के द्वारा। ठीक है, ये तो हमारा रहा क्लासिफिकेशन फॉरेस्ट का। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज आर नॉट न्यू इन आवर कंट्री। हमारे देश में जो कंजर्वेशन की स्ट्रेटजीज हैं वो बिल्कुल नई नहीं है। वी ऑफन इग्नोर डैट इन इंडिया। इनको हम इग्नोर करते जा रहे हैं। फॉरेस्ट आर ऑल्सो होम टू सम ऑफ द ट्रेडिशनल कम्युनिटीज। फॉरेस्ट जो हैं भारत के जो कुछ ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ हैं उनके घर की तरह ही है। इन सम एरियाज ऑफ इंडिया लोकल कम्युनिटीज आर स्ट्रगलिंग टू कंजर्व दीज हैबिटेट्स अलॉन्ग विद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, रिकॉग्नाइजिंग दैट ओनली दिस विल सिक्योर देयर ऑन लॉन्ग टर्म लिवलीहुड। आज के समय में भारत के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर लोकल कम्युनिटीज़ जो है स्ट्रगल कर रही हैं कंजर्व करने के लिए अपने हैबिटेट्स को अलॉन्ग विद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, और वो रिकॉग्नाइज करना चाह रही हैं। ठीक है, रिकॉग्नाइज भी कर रहे हैं इस चीज़ को जिससे कि सिक्योर कर सकें वो अपने लॉन्ग टर्म लिवलीहुड को। इन सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान, विलेजर्स हैव फॉट अगेंस्ट माइनिंग बाय साइटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। सरिस्का टाइगर रिजर्व जो कि राजस्थान में, वहाँ के जो लोग हैं जो उस एरिया में रहते हैं, उन्होंने लड़ाई लड़ी माइनिंग के अगेंस्ट।
क्योंकि वहाँ पर माइनिंग हो रही थी। उस माइनिंग को कंट्रोल करने के लिए वहाँ के जो लोकल के लोग थे उन्होंने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को यूज़ कर कर जो है वहाँ पर जो माइनिंग करने वाले लोग थे उनके अगेंस्ट लड़ाई लड़ी थी अपनी, जिससे कि वो अपने लिवलीहुड को वहाँ पर प्रोटेक्ट कर सकें। इन मैनी एरियाज विलेजर्स देमसेल्व्स आर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स एंड एक्सप्लिसिटली रिजेक्टिंग गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट। और कुछ उसको वो बड़ी मात्रा में रिजेक्ट कर रहे हैं। द इनहेबिटेंट्स ऑफ 5 villages in the Alwar district of Rajasthan have declared 1200 hectares of forest as the Bhairav Dakav sanctuary, declaring their own set of rules and regulations which do not allow hunting and are protecting the wildlife against any outside encroachments। ये कह रहे हैं राजस्थान के अलवर में 5 गांव का एक ग्रुप है, ठीक है। उन्होंने लगभग 1200 हेक्टेयर के जो फॉरेस्ट है उसको भैरवदेव डाकव सेंचुरी के नाम से डिक्लेयर कर दिया है और उन्होंने अपने खुद के रूल्स और रेगुलेशंस बनाए हैं, और जिससे कि वो वहाँ पर हंटिंग को रोक सकें और प्रोटेक्ट कर सकें वाइल्ड लाइफ को अगेंस्ट एनी आउटसाइड एनक्रोचमेंट्स। तो ये चीज़ हम देख रहे हैं। द फेमस चिपको मूवमेंट इन द हिमालयाज हैज़ नॉट ओनली सक्सेसफुली रेसिस्टेड deforestation in several areas but has also shown that community afforestation with indigenous species can be enormously successful। और जो आपने बहुत ही फेमस चिपको मूवमेंट के बारे में सुना होगा, जो कि उत्तराखंड का ही मूवमेंट था एक, जहाँ पर खासकर हिमालय रीजन की जब बात करते हैं तो ये उत्तराखंड में ही शुरू हुआ था चिपको मूवमेंट। तो ये मूवमेंट ने बहुत बड़ी मात्रा में सक्सेस जो है अचीव की थी। उस समय पर जो लोग थे वो क्या कर रहे थे, पेड़ों से चिपक जा रहे थे उन फॉरेस्ट की कटिंग, पेड़ों की कटिंग को रोकने के लिए, और ये डिफॉरेस्टेशन के लिए बहुत ही सक्सेसफुल रहा और सेवरल एरियाज में हमें ये देखने को मिला। जो जब अगर कम्युनिटी अफॉरेस्टेशन के लिए बड़े लेवल पर एफर्ट्स करती है तो इससे जो बहुत सारी स्पेसेस हैं उनको हम इनॉर्मस तरीके से उनको बचा सकते हैं सक्सेसफुल तरीके से। अटेम्प्ट टू रिवाइव द ट्रेडिशनल कंजर्वेशन मेथड्स और डेवलपिंग न्यू मेथड्स ऑफ इकोलॉजिकल फार्मिंग आर नाउ वाइड स्प्रेड। और ये हमसे कह रहे हैं कि हमारे द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं रिवाइव करने के ट्रेडिशनल कंजर्वेशन मेथड्स को और डेवलप करने के न्यू मेथड्स जिससे कि हम इकोलॉजिकल फार्मिंग कर सकें, वो अब बहुत तेजी से फैलते चले जा रहे हैं। फार्मर्स एंड citizens groups like the Beej Bachao Andolan in Tehri and Navdanya have shown that adequate levels of diversified crop production without the use of synthetic chemicals are possible and economically viable। तो आज भी हमारे देश के अंदर फार्मर्स और सिटीजन्स के कुछ ग्रुप हैं जो कि मूवमेंट चला रहे हैं, जैसे कि बीज बचाओ आंदोलन और नवदन्या। ठीक, इसमें हमें दिखाया है कि हम अगर पर्याप्त स्तर पर डाइवर्सिफाई क्रॉप प्रोडक्शन को हम यूज़ करते हैं विदाउट यूज़ ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स को, जो कि अब देखने को मिल भी रहा है और ये पॉसिबल भी है, ये इकोनॉमिकली वायबल भी है। ये सब सक्सेसफुलनेस हमें देखने को मिल रही है। इन इंडिया जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट JFM प्रोग्राम furnishes a good example for involving local communities in the management and restoration of degraded forest। ये कह रहे हैं भारत में आज के समय में जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम भी शुरू हो गए हैं, जो कि अच्छा एग्जाम्पल है जिसमें हम लोकल कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व करते हैं फॉरेस्ट के मैनेजमेंट के लिए और रिस्टोरेशन के लिए, जिससे कि हम फॉरेस्ट को डिग्रेड होने से बचा सकें। द प्रोग्राम हैज़ बीन इन फॉर्मल एग्जिस्टेंस सिंस 19 है और इसकी शुरुआत 1988 में उड़ीसा से हुई थी। ठीक है, और सबसे पहले इसका फर्स्ट रेजोल्यूशन वहीं पे शुरुआत हुआ था जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के रूप में। JFM डिपेंड होता है, JFM डिपेंड्स ऑन द फॉर्मेशन ऑफ लोकल इंस्टीट्यूशंस दैट अंडरटेक प्रोटेक्शन एक्टिविटीज मोस्टली ऑन डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड मैनेज्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। इन रिटर्न द मेंबर्स ऑफ दीज कम्युनिटीज आर एंटाइटल्ड टू इंटरमीडिएटरीज benefit like non-timber forest produces and share in the timber harvest by successful protection।
कह रहे हैं इन रिटर्न अगर हम बात करते हैं जो मेंबर्स हैं इन कम्युनिटीज़ के, उनको इंटरमीडिएटरी बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जितने भी होते हैं वो इनको मिल जाते हैं, और इनको शेयर मिलता है जो भी टिम्बर ये प्रोड्यूस करते हैं उसके सक्सेसफुल प्रोडक्शन से उनमें उनको शेयर भी मिलता है। द क्लियर लेसन फ्रॉम द डायनामिक्स ऑफ बोथ इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन इन इंडिया इज दैट लोकल कम्युनिटीज एवरीवेयर हैव टू बी इन्वॉल्व इन सम काइंड ऑफ नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। अगर हमने नेचुरल रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें बहुत बड़ी मात्रा में जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको इन्वॉल्व करना चाहिए। उनके इन्वॉल्वमेंट से हम इन्वायरमेंट के डिस्ट्रक्शन और रिकंस्ट्रक्शन में हम उनका अच्छी पार्टिसिपेशन ले सकते हैं। बट देर इज स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो बिफोर लोकल कम्युनिटीज आर एट द सेंटर स्टेज इन डिसीजन मेकिंग। अभी भी बहुत बड़ा रास्ता है लोकल कम्युनिटीज तक पहुंचने के लिए सेंटर स्टेज से डिसीजन मेकिंग में। एक्सेप्ट ओनली दोज इकोनॉमिक और डेवलपमेंट एक्टिविटीज दैट आर पीपल सेंट्रिक। अभी सिर्फ वही इकोनॉमिक या डेवलपमेंट एक्टिविटीज एक्सेप्ट की जा रही हैं जो पीपल सेंट्रिक हैं, गवर्नमेंट फ्रेंडली हैं और इकोनॉमिकली रिवॉर्डिंग हैं। तो इन सब से हम जो देख रहे हैं वो यही कि आम लोगों का, जो लोकल कम्युनिटीज हैं, इनका पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर लोकल कम्युनिटीज पार्टिसिपेट करती हैं फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन और उसके मैनेजमेंट में, तो इससे हम वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट और उनका कंजर्वेशन कर सकते हैं। गाइस, अब इसी के साथ हमारे टॉपिक खत्म होता है। आई होप आप लोगों को ये पसंद आएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।